हेलो दोस्तों, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी और साउंड। बायोलॉजी में भी काफी ऐड हुए हैं, बट वो इतने बड़े नहीं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी, साउंड यानी विद्युत और ध्वनि, इसमें से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस है। तो मैंने इसका थ्योरी पार्ट ऑलरेडी करवा दिया, जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में करवाया ध्वनि का, वो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन करने में ईजी सब फिर अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन के साथ साथ एक तरह से वन शॉट रिविजन भी होता है। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये मेरा इंट्रो दे देती हूँ। मैं सोना दादी स्वागत करती हूँ आपका जीनियस स्टडी क्लासेस पे, और चलते हैं फटाफट से अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू सॉरी ध्वनि उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है? कंपन से। अगर आपने वीडियो देखा तो आपको पता है कि ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। कैसे? कि जैसे एक मॉलिक्यूल है, वो अपने अगले मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेगा, वो मॉलिक्यूल वहीं वाइब्रेट कर दिया, वो वाइब्रेट करते करते धीरे से अपने अगले मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेगा, वो वाइब्रेट होगा, फिर ये अपने मॉलिक्यूल अगले मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेगा। इस तरह एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कंपन करवाते हुए अपने डेस्टिनेशन पे, जैसे कान में हमको सुनाई देता है, वहां तक पहुंचते हैं। ये डायरेक्ट नहीं पहुंचते कि हमने यहाँ से बोला ये कण उड़ के अपने कान तक चला गया, ऐसा नहीं होता है। वो एक कण को दूसरे कण से वाइब्रेट करवाते हुए आगे पहुंचते हैं। तो ध्वनि किसके थ्रू आगे बढ़ती है? कंपन के थ्रू। और इसको ट्रेवल करने के लिए, यानी गति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जो ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। ये आगे क्वेश्चन आएंगे तो और उसको बेटर समझ लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ध्वनि। ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे आपने पढ़ रखा है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ठीक है, इसके साथ ही ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंग भी होती है। यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं इसको? रीजन आ जाए कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है क्यों। ऑप्शन एबीसीडी दी जाए। क्यों होती है? क्योंकि इसको ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वो बिना माध्यम के ट्रेवल नहीं कर सकती, यानी जहां पे कोई माध्यम नहीं हो, जैसे ना हवा हो, ना ठोस हो, ना पानी हो, वो निर्वात हो, एक तरह से ना वैक्यूम हो, कुछ भी नहीं हो, तो वो वहां वो ट्रेवल नहीं कर सकती। तो ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग भी कहते हैं, क्योंकि उनको ट्रेवल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उसके साथ ही उनको अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। क्या होते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे? ये आप लॉन्ग वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं एक बार। नंबर थर्ड क्वेश्चन है कि ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या? आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति ये थी, यानी एक सेकंड में होने वाले वाइब्रेशंस की या कंपनों की या दोलनों की संख्या जो होती है। एक सेकंड में यहाँ से यहाँ तक, जैसे एक सेकंड में यहाँ से यहाँ तक वेव ट्रेवल की, तो इसमें कितने दोलनों की संख्या? 1 2 3, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 3 हर्ट्ज। ऐसे इसमें एक ये भी कह सकते हैं हम कि ये जैसे संपीड़न था, ये विरलन था। तो संपीड़न और कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इंग्लिश में कहते हैं। संपीड़न और विरलनों की संख्या जो होती है उसको भी हम क्या कहते हैं? सॉरी, आवृत्ति कहता है। इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है, अब ध्वनि किसमें नहीं चलती? मैंने आपको बताया था कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वायु हो, जल हो या ठोस हो। ध्वनि किसमें नहीं चलती? निर्वात में। निर्वात किसको कहते हैं ये पता होना जरूरी है आपको। निर्वात में वो होता है जहाँ कोई माध्यम नहीं होता, जहाँ ना जल होता है, ना एयर होती है, ना ठोस कोई चीज होती है, यानी जिसमें कोई माध्यम नहीं होता है। जब माध्यम ही नहीं है तो कण होंगे ही नहीं, कण ही नहीं होंगे तो वो वाइब्रेट कैसे करवाएंगे एक दूसरे को? तो गति नहीं कर पाएंगे। तो वैक्यूम में गति नहीं कर सकता साउंड, यानी ट्रेवल नहीं कर सकता निर्वात में। इसका आंसर है फोर्थ ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑडिबल रेंज क्या है ह्यूमन ईयर की, यानी मानव कान की श्रव्य सीमा क्या है? तो ये आपको पता है 20 से आज थोड़ा कोल्ड है इसलिए बार बार खांसी हो रही है। 20 से 20,000 हर्ट्ज। इसको हम कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिखा भी आ सकता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना 20 देके, क्योंकि 20 एक जगह हर्ट्ज लिखा होगा, एक जगह किलो हर्ट्ज लिखा होगा। किलो हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज से इक्वल होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20 से 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, एक ही बात है। ठीक है, ये है मानव कण की श्रव्य सीमा। अब इससे नीचे की जो सीमा होगी उसको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। इससे आगे ऊपर की जो होगी उसको अपन अल्ट्रासोनिक कहते हैं। बेटर रहेगा, अल्ट्रासोनिक को पराध्वनि भी कहते हैं और इंफ्रासोनिक को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अगर इंग्लिश में याद करते तो ज्यादा इजी लगता मुझे, क्योंकि इंफ्रा यानी इंफीरियर, नीचे, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे के इंफ्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रा यानी कोई चीज प्रो होता है ना, जैसे अल्ट्रा चार्ज होता है, उससे कुछ चार्जर की बात आती है, तो यानी अल्ट्रा यानी आगे की तरफ, यानी 20,000 से ऊपर की जो वेव्स होती हैं उनको अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। तारत्व क्या होता है? पिच, यानी तीखापन एक तरह से। ठीक है, तीखापन जो होता है ना उसको हम तारत्व कहते हैं। कोई ध्वनि कितनी तीखी है, यानी उसका तारत्व उच्च है, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। जैसे ये एक फ्रीक्वेंसी का डायग्राम है ना, ये ढंग से नहीं बनाया, एक मिनट, ये फ्रीक्वेंसी का डायग्राम है। ठीक है, एक डायग्राम ये है। अब देखो, नंबर ऑफ द कंपनों की संख्या, मतलब आप
नंबर ऑफ वाइब्रेशन, कंपनों की संख्या किसमें ज्यादा, इसमें कम है तो ये निम्न तारत्व है, उसमें ज्यादा है यानी उस तारत्व, यानी ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, आवृत्ति पे। एक आपके सामने और एक वर्ड आएगा प्रबलता, तारत्व और प्रबलता। तारत्व डिपेंड करता है आवृत्ति पे, प्रबलता डिपेंड करता है आयाम पे। ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, लाउडनेस ऑफ साउंड। देखो आवृत्ति पे, तरंग दैर्ध्य पे, चाल पे, आयाम पे। तो मैं अब आपको बता दूं इसका आंसर होगा आयाम, प्रबल या मृदु ध्वनि, ऐसे दिया हुआ है। उच्च तारत्व की या निम्न तारत्व की ध्वनि, ये वर्ड दिए हुए। तो ध्वनि की प्रबलता डिपेंड किस पे करती है, आयाम पे। क्या होता है आयाम, देखिए आयाम था ये, जैसे तरंग थी, तरंग में ये जो डिस्टेंस होते हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसका आयाम था। और आवृत्ति क्या थी, नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति इन कंपनों की संख्या। ठीक है, अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, अच्छा तरीका मैं बताती हूँ आपको ये पता करने का। अगर ये मेरा वीडियो जो आप देख रहे हो, इसको आप अगर 2x की स्पीड पे देख रहे हो, तो क्या बढ़ रही है इसकी, ये आवृत्ति, क्योंकि नंबर ऑफ कंपनों की संख्या बढ़ जाएगी, बहुत फास्ट फास्ट आवाज आएगी। ठीक है, जबकि प्रबलता में क्या होगा, अगर मैं बहुत जोर जोर से बोलने लग जाऊँ, लाउड एकदम, तो ये प्रबलता बढ़ेगी। इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रबलता जो है वो डिपेंड कर रही है आयाम से, और तारत्व तो डिपेंड कर रहा है किससे, आवृत्ति से। ठीक है, अभी मैं इसमें अगर आपको दोनों में कंफ्यूजन जो रहता है बच्चों को, ये भी बता देती हूँ एक बार। ये देखो, अब ये प्रबलता और तारत्व में यानी पिच में अंतर क्या है। देखो तीव्रता जो होती है वो बताती है कि ध्वनि तेज है या धीमी है, ठीक है, लाउड है या सॉफ्ट है। जबकि ये क्या बताती है तारत्व, कि ध्वनि तीखी है या भारी है, यानी श्रिल है या डीप है। अब इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल होता है शेर की दहाड़। शेर की दहाड़ जो हम मापते हैं वो हम तीव्रता में, इसमें प्रबलता में मापते हैं, वो आता है उसमें ध्वनि का आयाम देखा जाता है। जबकि मच्छर की भिनभिनाहट होती है उसमें हम तारत्व देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आगे आएंगे। ध्वनि तरंग के आयाम पर निर्भर करता है, या ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करता है, इंपॉर्टेंट है ये। प्रबलता की जो इकाई होती है वो डेसिमल होती है, पर तारत्व की कोई इकाई नहीं होती। डन, आगे चलते फटाफट। अब ये क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 8 कि शेर की दहाड़ किसका उदाहरण है, तीव्रता का, प्रबलता का उदाहरण है। फिर या तीव्रता लिख दिया मैंने, आप सब जगह प्रबलता समझना है, इसको मैं करेक्शन कर दूंगी, इसका ये पीडीएफ दूंगी। तो ये लाउडनेस का उदाहरण है, यानी प्रबलता का उदाहरण है। ये आता किसमें, नाम की ध्वनि का कौन सा गुण मापा जाता है इसमें, आयाम। आयाम डिपेंड करता है प्रबलता पे। ठीक है, नेक्स्ट है किस ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। देखो मैंने ये दोनों क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये जो मच्छर की भिनभिनाहट और शेर की दहाड़ है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है, ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो शेर की दहाड़ प्रबलता, और मच्छर की जो आवाज होती है इसमें तारत्व अधिक होता है। ठीक है, डन। तो आगे चलते फटाफट। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है किसमें, वायु में, जल में, ठोस में। याद रखना ध्वनि का जो सबसे अधिक माध्यम हम यूज लेते हैं वो एयर होता है, बट चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, ठोस में। यानी सबसे ज्यादा जो ध्वनि प्रवाहित सर्वाधिक होगी चाल, वो ठोस में होगी, फिर उसका होगा द्रव में, लिख देती हूँ जल जैसे, और फिर है गैस यानी वायु में। ये इसका होता है। और निर्वात में तो होती ही नहीं, तो ये तो होने का चांस ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा चाल किसमें होती है, ठोस में होती है, एयर में नहीं, वाटर में नहीं, वैक्यूम में भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यूनिट ऑफ लाउडनेस क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था डेसिबल होती है, जबकि तारत्व की कोई इकाई नहीं होती, प्रबलता की इकाई होती है। ठीक है, डेसिमल। अब हम कहते हैं ना शोर हो रहा है, नहीं हो रहा है, कम आवाज है, ज्यादा आवाज है, जो नाप रहे हैं ना ये प्रबलता है। ये किस में नापा जाता है, डेसिमल में नापा जाता है। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड हाई फ्रिक्वेंसी, यानी पराध्वनि की आवृत्ति। अभी मैंने आपको बताया था, देखो ये वाली कौन सी परास है, उसको कहते हैं श्रव्य परास, यानी इंग्लिश में कहते हैं ऑडिबल रेंज। ठीक है, ये है ऑडिबल रेंज। जबकि ये जो है यानी 20,000 से ऊपर, ये कौन सी है, अल्ट्रासोनिक, ये वाली अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासोनिक साउंड से। और बिलो 20,000 है, ये इंफ्रासोनिक है। ये कौन सी है, इंफ्रा, ये है अल्ट्रा। आप इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। ठीक है, इंफ्रा यानी 20 से कम, अल्ट्रा यानी 20,000 से ज्यादा। डन। अब इको क्या होता है, प्रतिध्वनि होती नहीं, प्रतिध्वनि किसके कारण होती है, यानी इको इज ड्यू टू, प्रतिध्वनि किसके कारण होती है, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण। ऑफकोर्स परावर्तन के कारण, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कैसे, हम जब बोल रहे थे तो आगे कोई ना कोई बाधा या कोई भी चीज होती थी, उससे टकरा के हमारी साउंड वेव आती थी, और उसके बीच में 0.1 सेकंड का गैप होता था, और जो जिससे टकरा के आ रही है, जिस वस्तु से, ऑब्जेक्ट से, उस ऑब्जेक्ट के और हमारे बीच में दूरी कितनी होती चाहिए, 17 मीटर। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, आगे आएगा तो एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी। तो हो क्या रहा है, हम बोल रहे हैं, ध्वनि टकरा रही है कि जिस बार जो भी ऑब्जेक्ट है आगे उससे, और टकरा के वापस आ रही है और हमको सुनाई दे रही है। ये क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन, यानी किसी
बाधा से, वस्तु से, ऑब्जेक्ट से आगे से टकरा के वापस आ जाना हमारे पास, वो होता है ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये आ गया कि इको जिसको प्रतिध्वनि कहते हैं, सुनने की न्यूनतम दूरी कौन सी है, 17 मीटर। क्यों होती है 17 मीटर, आपको पता है? एक्चुअली क्या होता है, ये देखो, एक फॉर्मूला जो बचपन में शायद सबने रटा होगा, मैंने तो बहुत रटा है, 4 बराबर दूरी बटा समय, ये तो अच्छे से याद होता है। अब हमको चाहिए कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है 340। ठीक है, और इको के लिए जो समय होना चाहिए ना, जाके वापस आने के बीच में एक थोड़ा छोटा सा गैप होता है, वो होता है 0.1 सेकेंड का, ये होना चाहिए। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी को यहीं छोड़ देंगे और समय को इसके पास भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 340 इंटू 0.1, तो दूरी निकल जाएगी किसकी, है ना। तो इस आंसर क्या हो जाएगा 34 मीटर। प्रॉब्लम ये है कि जो दूरी निकली है ना, ये दूरी कौन सी होती है, परावर्तित दूरी, यानी हम बोले ऑब्जेक्ट से टकराए और वो वापस आई, ये दूरी हो गई। यानी एक बार वो गई साउंड वेव, वापस टकरा के आई, यानी ये जो दूरी है डबल दूरी है, 34 है, ये डबल है। यानी इसका जो हाफ होगा वो माध्यम के अपने जो आगे ऑब्जेक्ट है और हमारे बीच में डिस्टेंस होगा, तो जो ये डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा 17, उसको हाफ कर देंगे, यानी 17 जाने में और 17 वापस आने में, टोटल अपना आंसर आया था 34। जबकि दूरी कितनी होनी चाहिए 17, तो मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए 17 मीटर की प्रतिध्वनि सुनने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है रिवर्बरेशन यानी अनुरणन। वैसे इसका हिंदी में ये एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, मेरे हिसाब से आप इसको अच्छी तरह से ये याद रखें, तो याद रखिए गूंज, जो गूंज होती है ना, जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, और अगर अपना आवाज गूंज रहा है तो इसको अपन कहते हैं रिवर्बरेशन। अब गूंज क्या होती है, वो होती है ध्वनि का बहुपरावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी हम बोल रहे हैं ना, तो यहाँ से वहां से अलग अलग जगह से परावर्तित होकर हमारे पास आती है, तो आवाज गूंजती है, रिवर्बरेशन होता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया ध्वनि का बहुपरावर्तन। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीज विथ, ध्वनि की चाल बढ़ती है, किसके साथ बढ़ती है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो निर्वात में तो ध्वनि की चाल होती ही नहीं, ये तो कट ही गया। फिर दाब घटने से बढ़ने से ध्वनि की चाल पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता, दाब का ध्वनि पे कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो मैं आगे बताऊंगी। चलिए, अब ताप घटने से नहीं बढ़ती है, ताप बढ़ने से बढ़ती है। याद रखना, कोई भी माध्यम हो, कुछ भी हो, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ेगी, चाहे दो ठोस है, द्रव है, गैस है, माध्यम कोई भी हो, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ेगी। अगर आपको माध्यम अलग अलग करके बोल दे कि अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल टाइम के साथ, तो बढ़ेगी, सब में ही बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आया ध्वनि की तीक्ष्णता यानी स्ट्रिलनेस। मैंने आपको बताया कि किस पे डिपेंड करता है, तीक्ष्णता यानी तीखी ध्वनि किस पे डिपेंड करती है, सॉरी, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, और प्रबलता डिपेंड करती है आयाम। मैं बता चुकी हूँ, ये बार बार क्वेश्चन ये रिपीट होते रहते हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ध्वनि की चाल को कौन प्रभावित नहीं करता है, विच फैक्टर्स डज नॉट इफेक्ट स्पीड ऑफ द साउंड। ये जो क्वेश्चन है, इसमें एक में ही आपको ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक कवर हो गया, ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले जो कारक है। देखो ये बोल रहा है कौन नहीं करता, इन क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना, या नहीं ऑप्शन दिया हुआ, ऐसा नहीं आप ताप देखो और एक्साइटमेंट में कर दो हाँ ताप में बढ़ता है, ऐसे नहीं, क्वेश्चन में नहीं बढ़ता है ना। तो ताप पे डिपेंड करती है ध्वनि, ताप बढ़ने से ध्वनि बढ़ती है, आर्द्रता पे भी, आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि बढ़ती करती है, और माध्यम से तो होता ही है, माध्यम पे डिपेंड करती है, अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। इस पर डिपेंड नहीं कर रही है दाब पे, याद रखना। दाब बढ़ने से ध्वनि की चाल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दी है कि स्थिर ताप, ऑफकोर्स स्थिर ताप होना चाहिए, अगर ताप ऊपर नीचे होगा तो ध्वनि भी ऊपर नीचे होगी। दाब से नहीं फर्क पड़ रहा, पर ताप से पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट सॉरी, देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल स्लोवेस्ट, यानी किस मीडियम में है जो ध्वनि सबसे धीमी चलती है। अब फिर देखना, फिर ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, धीमी चलती है, तेज नहीं। ऑप्शन है आयरन यानी इस्पात, इसको कहते हैं, वाटर, वायु और सॉलिड। अब सॉलिड देखती है, अब एक्साइटमेंट हो जाएगी कि सॉलिड में सबसे फास्ट चलती है, टिक कर दो। ये फास्ट नहीं पूछा है, धीमी पूछा है। यही चीजें होती है जो हमको मार्क्स जो हमारे माइनस में करवा देती है। तो एक बार क्वेश्चन जब रीड करें तो थोड़ा फोकस करके करिएगा। ठीक है, तो धीमी किस में करती है, आपको पता है कि सबसे ज्यादा होती है ठोस में, फिर होती है द्रव में, उसके बाद होती है गैस में, यानी सबसे कम किस में होती है, वो द्रव गैस में होती है। ठीक है, अब इस्पात क्या है, ठोस एक तरह से, तो सबसे ज्यादा है, जल में मीडियम वाली है, तो सॉलिड में ज्यादा होती है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायु। वायु में सबसे धीमी होती है। मैंने ये क्वेश्चन उल्टा वाला लिया है, इसका सीधा भी आया हुआ कि सबसे फास्ट किस में होती है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन था जैसे फोर्थ ऑप्शन उसमें दिया हुआ था निर्वात। ठीक है, इसमें तो मैंने सॉलिड लिया है।
ये लिया है। फोर्थ ऑप्शन था निर्वात। तो इसमें अगर इसमें पूछे सबसे फास्ट किसमें होती है तो आंसर क्या हो जाएगा, इस्पात, क्योंकि ये ठोस है। इनमें तो सब, इसमें बाद में कम, इसमें कम, और निर्वात में होती नहीं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछे, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका रहना चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से फोकस करके रीड करना है। अभी क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, भारी भरकम, बट अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल है, ज्यादा टफ नहीं है। क्यों नहीं है, देखो इसमें पूछा है कि वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, यदि वायु का दाब बढ़ा दिया जाए, तापमान स्थिर रहे, तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता। अब 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको करवा चुकी, तीसरा क्वेश्चन आया कि दाब बढ़ा दिया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 340 मीटर पर सेकंड से चल रही तो 340 मीटर पर सेकंड ही होगी। अब इसमें आप कोई कैलकुलेशन करने, कोई फॉर्मूला सोचने मत बैठ जाना कि क्या होता है, ये यही रहेगा। ठीक है, ना ये होगा ना ये होगा, और जीरो तो बिल्कुल नहीं होगा। जो है वो रिमेनिंग रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होती है। चाहे दाब बढ़ाए चाहे कम करे, ध्वनि की जो चाल है वो सेम रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इंक्रीज, यानी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ा दे तो तरंग दे दे रही। एक बात याद रखना, जो तरंग दे दे रही है ना, इसके क्वेश्चन बच्चे बहुत रॉन्ग करते हैं। जब इसका मात्रक पूछा जाता है, यानी इसकी यूनिट पूछी जाती है, जो मीटर में होती है, जो मीटर में होती है। अब क्यों रॉन्ग करते हैं, कभी कभी ये नहीं समझ में आया तो एक बार उसका इंग्लिश वाला भी देखो ना, वेव लेंथ, आगे देखो लेंथ, लेंथ यानी यहाँ पर क्या पूछा, इसकी लेंथ, लेंथ मीटर सेंटीमीटर में होती है, और ऐसा यूनिट जो होती है वो हमेशा मीटर में होती है, तो इसका आंसर होता है मीटर। तो अगर ये नहीं याद है तो वेव लेंथ देखना, मीटर में होता है, मात्रक हमेशा मीटर में होता है इसका। खैर क्वेश्चन पे आते पर, साउंड वेव इंक्रीज होती है, जो आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य के साथ क्या होता है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वेग बराबर क्या था, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। तो मैंने आपको बोला था कि इसके बीच में एक रिलेशन और भी निकाल सकते हैं कि अगर लैम्डा को, तरंग दैर्ध्य को इधर ही रखें तो ये आवृत्ति होगी वो वी के नीचे चली जाएगी, वेग के नीचे, यानी अब इनके बीच में क्या हो गया, जो क्रॉस का रिलेशन हो गया। यानी अगर लैम्डा बढ़ेगा तो आवृत्ति कम होगी, और आवृत्ति बढ़ेगी तो लैम्डा कम होगा। तो इसने क्या बोल रहा है कि आवृत्ति बढ़ी, यानी अपोजिट चलते हैं एक दूसरे के, अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम होगा, तो यानी क्या होगा, तरंग दैर्ध्य कम होगा, यानी ये होगी घटेगी। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो उसको घुमाना, उसको अप्लाई करना, उसके एप्लीकेशंस आपको आने चाहिए। ये फिजिक्स का अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि एक फॉर्मूला आता है ना, तो आप स्टेटमेंट कर लेते हो, न्यूमेरिकल्स कर लेते हो, मात्रक निकाल लेते हो, सब कुछ कर लेते हो एक फॉर्मूले से। ठीक है, नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए माध्यम में एक ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 220 है। ठीक है, इसका वेग इतना है तो तरंग दे रही है, सेम यही इसी पे आ गया, v बराबर क्या था, न्यू इंटू लैम्डा। अब इन्होंने क्या दिया, यहाँ पर वेग दिया है कितना, 440 दिया है, इन्होंने लैम्डा पूछी है, और इसने आवृत्ति कितनी दी है, 220 हर्ट्ज। ठीक है, अब ये सब एक बार देखने, मीटर में है ना, किलोमीटर में हो तो मीटर में चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, अभी करेक्ट, अब लैम्डा निकालना, हमको करना क्या, इसको यहाँ पे भेज देंगे, ये इधर इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा ये, तो 440 अपॉन 220, लैम्डा निकल जाएगा, 0 से 0 कट गया, 22 जब 44 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 मीटर। अब देखो मीटर में आएगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एज इट इज एनसीईआरटी में दिया हुआ ये, और एग्जाम में भी एज इट इज आया। वैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं मोस्टली। ठीक है, नेक्स्ट है 23rd नंबर, टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी 500 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि की काल अवधि। आपने एक फॉर्मूला और देखा था कि आवृत्ति का 1/t टाइम्स रिलेशन, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ये न्यू आवृत्ति, वेग नहीं है ना, 1/t। हमको क्या निकालना है, काल अवधि, तो इसको रिप्लेस कर दो, है ना, टी इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/न्यू। 1/न्यू, यहाँ पे 1 न्यू कितना दिया हुआ, 500 हर्ट्ज। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 5। मैं कैसे सॉल्व करती हूँ, देखिए मैं कर लेती हूँ इसको 1/5 और इंटू ये नीचे यहाँ पे, यहाँ इंटू में यहाँ 100 लगा देती हूँ अलग। अब 5 को 1 से करती हूँ ना तो आंसर आएगा 0.2 अपॉन कितना, 100, है ना। अब इसको अगर 100 है तो ये पॉइंट है, 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0. यहाँ बीच में 0 2 बार लगाऊंगी मैं, 2, यानी ये जो 2 था ना, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे मुझे 2 डिजिट आगे भेजना पड़ेगा, तो 2 0 लगाने पड़ेंगे, तो 0.002, इसका आंसर ये 0.002 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये उस पर स्ट्रक्चर ऑफ ईयर में से लिया गया है। कान का कौन सा भाग है ध्वनि कंपन को तंत्रिका संकेतों में बदलता है। कंपन को हम कह सकते हैं प्रेशर चेंज, यानी जो प्रेशर चेंज होता है ना, जैसे हम बोल रहे हैं तो माध्यम में प्रेशर में चेंज हो रहा है, वही एक तरह से कंपन होता है। कंपन को तंत्रिका संकेतों में बदलता है, या यहाँ पर विद्युत संकेत लिखे हुआ है तो भी एक ही बात है। ठीक है, दोनों ही सेम होते हैं। तो कौन है जो तंत्रिका संकेतों में बदल सकता है, इसका आंसर मैंने टिक कर हटाया भी नहीं, कॉकलिया होता है। ठीक है, कॉकलिया में क्या होता है, वो जो आपके ध्वनि कंपन होता है ना, उसको चेंज करता है किसमें, विद्युत संकेतों में, तंत्रिका संकेतों में, जो ब्रेन में जाकर हमको उसमें साउंड में चेंज कर देता है।
ठीक है। ये जो कौकल्या होता है कान में, ये जो कॉमन आ रहा है उसको विद्युत संकेतों में चेंज कर रहा है, और ये विद्युत संकेत ब्रेन में जा रहे हैं जो ध्वनि के रूप में ध्वनि संकेतों में चेंज कर देता है, तो हमको समझ में आ जाता है कि बोला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार का, बहुत बार आई हुई सोनार का क्वेश्चन। इसकी फुल फॉर्म नहीं आई क्या अभी तक, है ना, ये देखिए सोनार की फुल फॉर्म क्या है, ये देखो, ये तो आपको रटी लेनी है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी नेविगेशन में क्या होता है, दिशा निर्देशन। हम देखते हैं ना नेविगेशन के आजकल ऐप आते हैं, गूगल मैप वगैरह, वो नेविगेशन के ऐप ही होते हैं। नेविगेशन या दिशा निर्देशन, रेंजिंग यानी दूरी कोई चीज की। तो इसका साउंड का फुल फॉर्म अच्छे से रट लेना, रेडार वगैरह नहीं होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है, कंफ्यूज मत होना, सारे ऑप्शन कंफ्यूजिंग वाले ही है, तो अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। नेक्स्ट, कि साउंड का यूज कहाँ किया जाता है, ये क्वेश्चन रीट में आया हुआ है और एज इट इज मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, रीट में और एक एग्जाम में और आया हुआ है एज इट इज, क्योंकि ये जो लाइन है ना, जल में स्थित पिंडों की दूरी और दिशा चाल मापने के लिए एनसीईआरटी में एज इट इज दी हुई है, तो इन्होंने एज इट इज का क्वेश्चन बना दिया। सोनार का यूज एक्चुअली इसी में होता है, जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए। वायु में होता नहीं है, करेक्ट है। फिर जल में होता है बट दूरी दिशा नहीं, इसके साथ चाल भी होती है, राइट। तो ये भी है आंसर, बट सुटेबल सबसे परफेक्ट राइट हमको ढूंढना होता है, जो कि ये ए है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है कि एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और 5 सेकंड बाद प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल इतना हो तो मनुष्य और चट्टान के बीच, देखो ये चट्टान है, ये मनुष्य खड़ा है यहाँ पे। ठीक, अब इसने यहाँ से बोला, ये परावर्तित होकर वापस इसके पास आई, उसने इसको सुना ध्वनि को। ठीक, अब ये बोल रहा है कि जो चाल है, जो स्पीड है ना, वो कितनी इन्होंने बोली 346 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये जो ध्वनि सुनाई दी उसका टाइम इन्होंने कितना बोला, स्पीड ये थी, टाइम इन्होंने बोला कितना 5 सेकेंड। तो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था इसके बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक, अब देखो आपको मैंने बोला अपना सदाबहार फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। हमको निकालना है दूरी, तो समय को उसके साथ भेज देंगे, यानी दूरी के लिए हो जाएगा चाल इंटू समय। डन, तो ये दूरी निकल जाएगी। हमको दूरी निकालनी है, तो चाल कितनी है 346, समय कितना है 5 सेकेंड, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखिए 5 6 30, ऊपर 3, 5 4 20 और 3 2, 5 3 15 16 17, ये मीटर, ये आगे इसकी दूरी। ठीक है, अब बात क्या है, बात ये है कि ये जो दूरी निकाली ना हमने, वो उस वेव की टकरा कर वापस आने की दूरी थी, पर हमको चाहिए सिर्फ इससे इसके बीच की दूरी, यानी इसकी आधी, जो कितनी हो जाएगी, देखो 2 8 जा 16, 2 6 जा, सॉरी हाँ सही है, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10 आ जाएगा। इसको आप काटेंगे मतलब, तो आज ये आंसर आ जाएगा, आप करके देख लेना, मीटर आ जाएगा। ये जो दूरी है ना, ये दूरी कौन सी हो जाएगी, ये इससे इसके बीच, मतलब एक बार जाने में लगा हमको 865 मीटर और घूम वापस आएगी फिर लगा 865 मीटर, यानी इसको इधर जाने में, यहाँ से वापस आने में इतना ही लग रहा है, इसमें भी इतना ही लग रहा है। तो इस फॉर्मूले से जो निकल रही है ना दूरी, वो इस ध्वनि इस वेव की पूरी खुद वेव की निकल रही है, वो जहाँ के वापस सारी वो निकल रही है, फिर उसको आपको आधा करना पड़ेगा। ये बार बार मैं आपको हर एक में बता रही हूँ, इसीलिए कहीं आप, क्योंकि एग्जाम, ये देखो एग्जामिनर बहुत शार्प होता है, इन्होंने ये भी ऑप्शन में दिया होता है, तो आप सीधा आंसर निकालते ये टिक मत कर देना, आंसर ये होगा, क्योंकि ये डबल दूरी है। ठीक है, अब अगर इसकी चाल पूछ लें और दूरी दी हुई हो, तो ये भी आप ध्यान रखना दूरी कौन सी दी हुई है, ऑब्जेक्ट के और किसी इंसान मनुष्य के बीच की दूरी दी हुई है, ध्वनि की दूरी दी हुई है कि उसने जाकर आने में कितनी दूरी तय की, वो भी आप देखना। क्वेश्चन किस तरह से आता है, वैसे क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, ज्यादा टिपिकल नहीं आते, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन है जो है कि सोनार द्वारा वस्तु की दूरी ज्ञात की जाती है। एक फॉर्मूला दिया हुआ आपके बुक में 2D = V × T, ये एक्चुअली उस हिसाब का ये दूरी था, मैंने बताया था पीछे कि दूरी, ये चाल और ये समय, ये यही फॉर्मूला इसमें है। अब इसमें इन्होंने फॉर्मूला थोड़े घुमा के दिया, ये वाला, इस 2 को यहाँ भेज दिया, तो ये अपॉन में चला जाएगा, D बराबर क्या हो जाएगा V × T/2, ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, क्योंकि ये जो चाल, ये जो दूरी थी ना, वो जैसे सोनार डिवाइस ने भेजा और इसने किसी से टकरा के वो क्या साउंड वेव वापस आई, तो ये जो दूरी है वो साउंड वेव की, यहाँ से टकरा के वापस आने की, ये वाली। हमको क्या चाहिए, इससे इसके बीच की दूरी, तो हम उसको क्या कर देते हैं, यहाँ 2, इसको जो फॉर्मूला ये होता है ना, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर क्या है ये। क्वेश्चन कैसे भी आया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ रहता है ना, तो आप रॉन्ग नहीं करते। इसलिए ध्यान देना कि दूरी कौन सी पूछी है, क्या दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल यूज्ड अ टेक्निक सिमिलर टू द सोनार, यानी कौन सा जीव सोनार टेक्निक का यूज करता है, अच्छे से आपको याद होगा, चमगादड़।
क्योंकि कुत्ता, एलिफेंट, व्हेल और एक होता है राइनोसोरस जिसको हिंदी में कहते हैं गेंडा, ये सब जो यूज करते हैं वो कौन सी होती है? इंफ्रासोनिक वेव्स होती है। अल्ट्रासोनिक का वेव चमगादड़ यूज करते हैं और पॉर्पोइज मछली यूज करती है, डॉल्फिन यूज करती है, ये तीनों भी करते हैं। ठीक है, एज इट इज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सबसे लास्ट क्वेश्चन, साउंड रिक्वायर फॉर प्रोपोगेशन, ये ध्वनि संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अब ये मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप देंगे, प्रकाश की, विद्युत की, माध्यम की या निर्वात की। ठीक है, इसका आंसर आप देंगे। तो अपना ये साउंड PYQs का जो क्लास था वो खत्म हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगी PYQs की जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यही मेरा फीडबैक होता है। मैं इतनी मेहनत जो कर रही हूँ जुकाम होने के बाद भी, तो मेरा फीडबैक यही होता है कि आप लाइक करें, कमेंट करें, मुझे फीडबैक दे वापस, तो मुझे भी अच्छा लगता है। थैंक यू। ओके।